मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ में। नियो न्यूज़ की एक कोशिश, नियो न्यूज़ की सोच, नियो न्यूज़ का एक विचार और एक ऐसी सोच जिसमें हमने बहुत से लोगों को समाहित किया है। ये मंच स्थानीय स्तर से आगे बढ़ते बढ़ते अपना विस्तार करता है और फिर इस विस्तार का परिणाम ये होता है कि हमारे मेहमानों की फहरिस्त बढ़ जाती है, हमारे मेहमानों का क्राइटेरिया बढ़ जाता है और एक बुके कह सकते हैं, एक गुच्छा बन जाता है अलग अलग किस्म की, अलग अलग खुशबू, अलग अलग रंग रूप के फूलों का। और अब इसी गुलदस्ते में एक और मेहमान को मैं शामिल कर रहा हूं। इस मंच पर हमने आमंत्रित किया है बॉलीवुड और छोटा पर्दा जिसे कहते हैं टीवी की दुनिया, उसके एक बेहद ही मजे हुए कलाकार दर्पण श्रीवास्तवा को। तो मैं उनका स्वागत इस मंच पर कर रहा हूं, आप सबसे मुखातिब करवा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि पर। दर्पण भाई, आप अपने आप में जब एक कलाकार होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई उसकी एक खूबी और खासियत होती है। तो आपका सूफियाना अंदाज आपकी एक खासियत है और उसको अनुभव किया मैंने काफ़ी देर से, जब से आप इस ऑडिटोरियम में हैं। सभी कार्यक्रमों का आप अपने ही अलमस्त और बेलाग जो अंदाज है उसमें आनंद ले रहे थे और अभी भी जब आप मेरे साथ हैं तो एक सहजता आपके सूफियाना अंदाज की वजह से मुझे मिल रही है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने पकड़ लिया मुझे, मतलब एकदम पक्का पकड़ा आपने, तो उसके लिए भी शुक्रिया। नहीं, ये आपकी खूबी है कि आप पकड़ में आ गए, ये सरलता ही है। अक्सर लोग अपने आप को पकड़ने नहीं देते हैं और मैं अगर दर्पण श्रीवास्तवा की बात कर रहा हूँ और पकड़ बना पाया हूँ। अच्छा, श्रीवास्तव के संग जब श्रीवास्तवा करने लग जाते हैं ना तो एक वेट और हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मैं जानबूझ के अपने मेहमान की, जिसकी अपने आप में बहुत अच्छी हाइट और वेट है, उसे और बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस मंच को आगे बढ़ाना है। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बहुत ही छोटा सा परिचय दूँ और उस परिचय के बाद सीधे सीधे तौर पर इनको इन्हीं के बारे में परिचय देने के लिए मैं बाध्य करूं। दर्पण श्रीवास्तव साहब 2 दर्जन के करीब टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, ज़्यादा ही होंगे, बल्कि और ज़्यादा ही होंगे। 2 फिल्में जो सीधे तौर पर किसी को भी याद आ सकती हैं, बहुत हिट रहीं। उसके अतिरिक्त कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। अगर टीवी सीरियल्स की बात करूं तो जमाई राजा और भाग्य विधाता में सीधे तौर पर लीड किरदार अदा करते हैं। ये बात अलग है कि बड़े
अल्हड़ अंदाज में कहते हैं कि मेरी शक्लो सूरत ईश्वर ने ऐसी दी, इसलिए मैं विलेन के रोल पे फिट बैठ जाता हूं। तो वहां इन्होंने विलेन का किरदार निभाया है। और सांवरिया, संजय लीला शाह भंसाली साहब की फिल्म सांवरिया, जिससे डेब्यू किया था रणवीर कपूर और सोनम कपूर ने, उसमें आपने एक किरदार निभाया। और बहुत ही अच्छी फिल्म पान सिंह तोमर, उसमें भी आप रोल कर चुके हैं। तो एक बार एक ऐसे मजे हुए अभिनेता के लिए आपसे तालियां मिल जाएं तो हम अपने इस इंटरव्यू के दौर को आगे बढ़ा लें। सर, झांसी आप लोगों की पुश्तैनी भूमि, वहां से निकले, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से मुंबई की ओर रुख कर गए। उम्र पहले तो ये था कि औरतों की नहीं पूछनी चाहिए, अब मर्द भी छुपाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप 80s के बढ़ते हुए दौर में ही मुंबई चले गए थे, तो इसका मतलब तो काफी कम उम्र थी आपकी। हाँ जी, मेरी कभी मतलब इस वक्त मेरी उम्र 57 साल है। इस 57 साल के युवा के लिए तालियां बजा दीजिए जी। और दिल्ली था और दिल्ली से मैं निकला 1987 में मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। गुड। बनने आया था प्रोड्यूसर जी। कि फिल्में बनानी है, बस फिल्में तो बनी नहीं, एक्टर बन गया। तो ये एक जर्नी है जी। हमारी इंडस्ट्री में। मैं सबको एक बात कहता हूँ जी कि जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, उसको ना होने से रोको। ऐसा ना करो कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये करना है। जो होना है वो होने दो, और जो होना होगा, जो आपने सोचा है वो भी हो ही जाएगा एक दिन। लगे रहो। तो 87 में आया, 300 रुपये लेके पहुंचा था बम्बई, और सबसे पहले एक स्टूडियो के सामने खड़ा हो गया, फिल्मिस्तान स्टूडियो। तो बड़ा अजीब सा लगा कि चलो यहाँ तक तो पहुंच गया, मतलब अब इसके अंदर जाना है। तो जिंदगी की सबसे पहली रिश्वत मैंने वहीं दी जी। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि बेटा अंदर जाना है तो वड़ा पाव खिलाएगा क्या? मैं खाना खिला दूंगा, तो मुझे अंदर जाना है, तो मुझे अंदर जाना है, मुझे वो मिट्टी सूंघनी है यार। वो थिएटर, वो स्टूडियो क्या होते हैं वो मैंने देखे नहीं है, बस पता है कि हाँ शूटिंग चलती है, कुछ ऐसा होता है। तो वो रिश्वत पहली दी सर, देनी पड़ी, लेकिन वो रिश्वत में भी मजा सुकून मिला क्योंकि वो खाना मैंने किसी को खिलाया जी। तो पहुंच गया अंदर। जब अंदर पहुंचा तो मुझे लगा कि यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो अब कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जिंदगी में सबसे पहले जो एक्टर देखे मैंने वो थे कादर खान साहब, ओके, और गुलशन ग्रोवर साहब। अच्छा। शूटिंग चल रही थी तो खलनायकी की दुनिया के दो बादशाह, इसीलिए मैं खलनायक बन गया, इसीलिए खलनायक बन गए, वहां से परछाई पड़ गई उनकी। तो जिनको देखा तो बड़ा हैरान था, अचरज था कि यार मैं इनको देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया जी। मेरे रोंगटे खड़े थे उस वक्त कि ऐसा हो गया, अरे वाह हो गया मतलब। तो किसी से पूछा कि एक इंसान वहाँ काफी भागा दौड़ी कर रहे थे, तो समझ में आ गया कि यही डायरेक्टर साहब हैं जी। तो जब भी वो मेरी तरफ देखते थे मैं ऐसे कर देता था, नमस्ते कर देता था। 2-3 बार नमस्ते की तो वो समझ गए कि मतलब ये चक्कर में है कुछ काम पाने के। जी जी। वो उन्होंने अवॉइड कर दिया, वो अपने काम में लगे रहे। मैं सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहा क्योंकि कुछ और काम था ही नहीं, एक ही काम था कि बस किसी तरीके से कुछ चीजें बन जाएं। पैकअप हुआ, पैकअप के बाद वो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, यशवंत चौहान डायरेक्टर साहब, आज भी वो हैं जी। तो वो निकलने लगे तो मैंने कहा सर मुझे 1 मिनट बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि अबे कोई रोल नहीं है, मैं भी उड़ के आ जाता, सब लोग हट। छोटा सा मुंह हो गया। मैंने कहा सर, वो चले गए तो अगले दिन फिर मैं वही खाना खिलाया और फिर पहुंच गया। इस बार भी सुबह से शाम हो गई, तो शाम को जब वो निकलने लगे मैंने सर मेरे से एक बार बात कर लीजिए सर, प्लीज एक बार बात कर सर, जैसे आजकल हर बच्चा करता है जब स्ट्रगल करता है। तो रुके, उन्होंने क्या काम है? मैंने कहा मुझे सर प्रोड्यूसर बनना है सर जी। तो उनको बड़ी हैरानी हुई, कहते प्रोड्यूसर बनना? अबे मैं तो समझा तू एक्टिंग के चक्कर में आया है। जी। मैंने नहीं सर फिल्म बनानी है, और पैसे वैसे, मैंने पैसा वैसे से थोड़ी फिल्म बनती है, जज्बे से बनती है, वो जज्बा है मेरे में सर। तो कादर खान साहब निकल रहे थे, कादर खान साहब ने कहा कि अबे रख ले इसको, लड़का अच्छा है। ऐसी अचानक ऐसी तो उन्होंने कहा तेरी किस्मत अच्छी है, तुझे
इस इंसान ने कह दिया कि रख ले। तो कादर खान साहब की वजह से आज मैं जो भी हूँ, वो पहला शब्द वो बड़ा कीमती था। और यशवंत चौहान साहब ने मुझे असिस्टेंट रख लिया 30 रुपये रोज पर जी 87 में। 87 वो 30 रुपये रोज के आज न जाने कितने हो गए हैं। और मैं सुकून से हूँ। आज मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी अम्मा सब एक साथ हैं और अब सब मुंबई में हैं जी। और जो भी मैंने पाया बहुत पाया। अब तो मैं जो भी मुझे मिल रहा है वो तो बोनस में है। मैंने इतना नहीं चाहा था, अब तो बोनस में है, तो सब बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। मैं गणित फैला रहा था कुछ। 57 साल की आपकी उम्र, 87 में आप गए तो करीब 25 या 26 साल की उम्र आपकी रही होगी। और उस फिल्मिस्तान स्टूडियो के दरवाजे में जो टक्कर थी वो भोजन के रूप में रिश्वत की थी। अंदर घुसे कादर खान साहब के गोल्डन वर्ड्स मिल गए और आज आप यहाँ पर आ गए। तो लगता था कि आप यहाँ पर तो आके खुद ही कह रहे हैं कि जितना सोचा नहीं था उससे अधिक मिल गया। तो जब प्रोडक्शन की तरफ जाना था, प्रोड्यूसर बनना था, असिस्टेंट बन भी गए, तो फिर धारा बदली कैसे? मैं लगातार प्रोडक्शन में ही काम कर रहा था, मैंने डायरेक्शन में ही काम किया और ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला जी। 2003-04 की बात है शायद। तिग्मांशु धूलिया आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है, जिनकी फिल्म पान सिंह तोमर है, वो मुझे जानते थे। तो एक शो बन रहा था मोहल्ला मोहब्बत वाला, जो सुपर डुपर हिट रहा अपने ज़माने में। तो मैं उनसे मिलने पहुंचा था और मेरी शूटिंग अलग चल रही थी, मैं प्रोडक्शन कर रहा था और वो शो था सिंदूर तेरे नाम का जी टीवी पे। तो मैं काफ़ी व्यस्त था उन दिनों, अच्छा खासा साम्राज्य हो गया था, चीज़ें चल रही थी। और उनसे मिलने पहुंचा तिग्मांशु धूलिया साहब से, तो टिशू भाई ने बोला कि ये रोल तू कर ले। तो मैंने कहा हाँ मतलब कर ले, मतलब क्या अच्छा खासा प्रोडक्शन चल रहा है। तो नहीं करेगा क्या? मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा। तो मुझे पता नहीं था वो रोल क्या है जी। अब इतने गुणी इंसान तिग्मांशु धूलिया साहब, मतलब अगर वो कह रहे हैं तो मैं ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैंने कहा हाँ सर करूँगा ना। लेकिन जब अगले दिन मेरे साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि भैया 25-26 दिन शूटिंग करनी है, तो मेरी तो बाँछें हिल गई। मैंने ये क्या हो गया भाई, ये तो सोचा ही था जी। वो जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद से सारी जिंदगी उस तरफ ही मुड़ गई। एक के बाद एक शो, कहानी घर घर की, एकता जी के साथ किया, कहे ना कहे मैंने किया, तो भंसाली जी ने, मतलब वो रोल इतना हिट हुआ। सलीम टेलर मैं बना था उसमें जी। उसके बाद से पलट के देखा नहीं। तो प्रोडक्शन, लेकिन आज भी जज्बा है कि मैं फिल्म बनाऊंगा और बना के रहूंगा, ये तो है। अंतर क्या है सर इसमें? किस चीज में? प्रोडक्शन में और एक्टिंग में? दोनों को नजदीक से देख लिया आपने। देखिए, एक व्यक्त कर रहा है, एक व्यक्त करवा रहा है। प्रोडक्शन, फिल्म बनाना, बहुत सारी चीजें जो मैं एज एन आर्टिस्ट जो फील करता हूं, मुझे लगता है मैं उससे कहीं बेहतर जब मैं करवाऊंगा, और मेरे से ज्यादा गुणी लोग बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत गुण हैं, क्यों ना मैं उनको वो वहाँ उनसे व्यक्त करवा लूँ। और प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, एक्टिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों में जो भी मैंने करा वो दोनों में ही अच्छा किया। तो दोनों का जज्बा साथ लेके चल रहा हूँ आज के डेट में। अपने आप को आपने 100% दिया उन दोनों विधाओं में। लेकिन मैंने इसलिए पूछा था उस अंतर को कि ये तो आपके काम में भी आ रहा होगा। एक इंसान जो किसी से अभिनय करवाने के लिए काम करता था, आज जब खुद अभिनय करता है तो वो उस एक्सपेक्टेशन लेवल को समझता होगा। हम उस समय का दर्पण श्रीवास्तवा जो ABC XYZ किसी से चाहता था कि भाई तुम ये दो, जब आज वो खुद कैमरे के सामने जाता होगा तो ये सोचता होगा कि अब मुझे न्याय करना है, मेरा डायरेक्टर मुझसे ये चाह रहा है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जब प्रोडक्शन करता था तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था, अब मैं सोचता हूँ एक एक्टर की तरफ से भी। तो अब जब मैं कभी फिल्म बनाऊंगा या कभी किसी इस लायक पहुंचा कि कुछ करा, तो मैं एक एक्टर के सोच को भी लेके साथ चलूंगा। प्रोडक्शन की बात को मद्देनजर रखते हुए एक एक्टर का भी ख्याल उतना ही रखूंगा जितना कि रखना चाहिए, जो जरूरी भी है। एक बात, मैं जो लोग अभी बीच में जुड़े हैं इस एपिसोड के, मैं मथुरा हूं के, उन्हें पहले से मैं बता दूं, देख के आप पहचाने होंगे, दर्पण श्रीवास्तवा साहब हमारे साथ हैं। इस समय बहुत मशहूर टीवी कलाकार हैं,
कई फिल्में कर चुके हैं। मैं जल्दी से आपसे कहूँ, इसके लिए माफ़ी मांगते हुए आज एक प्रायश्चित भी मैं कर रहा हूँ। हम लोग शायद कभी कभी कुछ टैग अपने ऊपर लगा लेते हैं कि यार मैं सीरियल नहीं देखता। देखना चाहिए, ज़िंदगी में हर रंग ज़रूरी है। कभी कभी ये खबरों की दुनिया वाले लोग अपने आप में कुछ अपने लिए बना लेते हैं सिंबॉलिक कुछ अपने पैरामीटर्स, भाई सीरियल नहीं देखता यार। हाँ। आप कुछ मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ ये पाप मान लीजिए मुझसे हुआ, तो उसका प्रायश्चित मैं दर्पण श्रीवास्तव साहब के संग बैठ के कर रहा हूँ। और अब इनसे चाहूंगा कि जो दर्शक अभी जुड़े हैं, जमाई राजा की आपने बात की, भाग्य विधाता की बात की, तो प्लीज थोड़ा सा और बता दीजिए कौन कौन से सीरियल्स हुए हैं। मैंने काफ़ी शोज, लागी तुझसे लगन, अफसर बिटिया, कहीं ना कहीं, कहानी घर घर की, मोहल्ला मोहब्बत वाला, लापता गंज, बीजी पांडे का बाप बना था मैं जी। तो काफ़ी शोज हैं, मतलब गिनाना नहीं है, मुश्किल है, इतने गिना दिए। अफसर बिटिया एक बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत बढ़िया शो था, सीरियल था। बिल्कुल, उसमें भी नेगेटिव शेड था। बिल्कुल, उसमें भी नेगेटिव ग्रे शेड था। मैं एक भ्रष्ट क्लर्क बना था जी, जो कि रिश्वत लेके सारे काम कराता है। शक्ल ही खराब है तो क्या करूँ, रोल ही ऐसे मिलते हैं। अभी एक कलाकार से जब कभी पूछा जाए, इवन हम लोग भी ये अपनी लाइफ में हमने जितने भी काम किए, तो वहाँ किसी को मार्किंग करना बड़ा मुश्किल होता है और शायद लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। जो जिस समय हमको जिन परिस्थितियों में काम मिला, जो जिस तरीके की परिस्थिति ने अलाउ किया, हमने वो काम किया। लेकिन फिर भी मैं खुद इस बात को वैसे तो डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा रहा जो अब तक की आपकी जर्नी में आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन, और उसको आप अपने संग हमेशा सहेज के रखना चाहते हो एज एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट। अब शो की बात कर रहे हैं Yes, या? हाँ, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मील का पत्थर मैं मोहल्ला मोहब्बत वाला ही कहूँगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ। शुक्रिया करता हूँ तिग्मांशु धूलिया साहब का, जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने मुझे काम दिया, उन्हीं का बच्चा हूँ। अगर वो रोल देते तो शायद आज मैं आपके सामने ऐसे बैठ के बात ना कर रहा होता, मैं प्रोडक्शन ही कर रहा होता। तो वो बहुत, हाँ, भाग्य विधाता का कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद था जी। वो जमाई राजा या जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन वो एक भाग्य विधाता का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही मुझे पसंद आया मेरी ज़िंदगी में। उसके डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद थे और लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके साथ एक बड़ा कमाल किस्सा हुआ था, अगर आप चाहें तो। जी जी प्लीज़। उसमें मैं बहुत ही खराब व्यक्ति था, बहुत ही नेगेटिव शेड था कि रेप करना और मर्डर करना, और चाचा तो है लेकिन बहुत ही खराब। तो सुबह 3-3:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया तो उस तरफ कोई महिला थी। आवाज़ से मालूम पड़ गया कि वो कुछ 60-70 साल की होंगी। नागेश्वर बोला है का? मैंने कहा नागेश्वर बोल रहे हैं का? अच्छा। मैंने कहा जी मैं नागेश्वर। हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं समझ गया वो भाग्य विधाता के कैरेक्टर का नाम देते हैं। तो हम मारेंगे साला चप्पल से तुमको जी, हम चप्पल से मारेंगे तुमको। उन्होंने इतनी गालियां दी जी, इतना गुस्सा किया, और मैं इतना गदगद था उस वक्त जी। मैं इतना खुश था उस बात से कि अगर 3 बजे कोई महिला मुझे चप्पल से मारने की बात करी मेरे कैरेक्टर को देखकर, तो भैया आप सफल हो गए। ऑस्कर मिल गया। वो दर्पण से नहीं, वो उस चाचा से बात कर रही थी, नागेश्वर से बात कर रही थी, और उनका रोष उस कैरेक्टर की वजह से आ रहा था, जिसका मतलब आपने जस्टिस किया आपने उस कैरेक्टर के साथ। और जिंदगी में पहली बार मैं रोया था जी। मतलब अपने काम को देखकर, अगर मैंने अपने आप को देखा, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं रो पड़ा। मैं बहुत रोया था उस दिन। मुझे लगा हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। दर्पण भाई, अभी तक के लिए शुभकामनाएं। अभी इस इंटरव्यू का क्रम अभी और आगे बढ़ना है। एक ब्रेक ले रहा हूँ। मैं मथुरा हूँ में इस समय हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार दर्पण श्रीवास्तव साहब से। बहुत सारे टीवी शोज कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। आज मैं मथुरा हूँ के मंच को सुशोभित कर रहे हैं। कुछ इनके आप क्लिप्स देखिए जो इनके शेड्स हैं, जिसमें बहुत सारे विलन के तौर पर ये सामने आए हैं, जिनकी वजह से इनको रिवॉर्ड के तौर पर रात में 3 बजे गालियां तक मिल जाती हैं। उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर जारी करते हैं दर्पण श्रीवास्तव से बातचीत। मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉन्ट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं
PCPS Group of Institutions Mathura, Hotel Galaxy Goga Restaurant Mathura, Heritage Public School Vrindavan, MRC Ayurveda Panchkarma व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, MR ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर कलाकार दर्पण श्रीवास्तव साहब से। हम अपने सभी सहयोगियों का भी मैं मथुरा हूं में जिन जिन ने सहयोग किया, इनकी मौजूदगी में उन सबका बहुत बहुत आभार जताते हैं। झांसी आपकी मातृभूमि, आपके पूर्वजों की, उसके बाद आपकी शुरुआती जिंदगी का स्थान दिल्ली और फिर उसके बाद मुंबई। एक बहुत सारी बातें उठती हैं, बहुत सारे इवन कुछ कवि सम्मेलनों में आप जाइए तो जो डेली सोप ओपेरा है उन पर बड़े बड़े कमेंट वो कवि करते हैं, व्यंग के जो रचनाकार हैं। आपको लगता है कि जो 24 घंटे चैनल्स के चलन का समय आ गया, दौर चल रहा है, तो उसमें कभी कभी कुछ ज्यादा ही खींच दिया जाता है डेली सोप को? यस। देखिए, अब वो चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आप अब देखें जी टीवी को, तो अब जो सीरियल्स बन रहे हैं वो 56 एपिसोड तक ही सीमित हैं। अब पृथ्वी वल्लभ आया है, इतना बढ़िया शो, वो सिर्फ 56 एपिसोड तक है। वो 56 एपिसोड तक की कहानी है। पहले हुआ करता था कि 200, 400, 500, 600 एपिसोड चल रहे हैं। एकता जी माहिर थी। एकता जी को शत शत नमन, प्रणाम है उनको, उन्होंने मुझे भी जी मौका दिया था जी। तो अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब पब्लिक भी पसंद नहीं करती है कि कोई सीरियल चला ही जा रहा है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब होता है 52 एपिसोड, 56 एपिसोड, ज्यादा से ज्यादा 104 एपिसोड, क्योंकि हर चीज को खींचा जाए वो तो हम भी नहीं चाहते। अच्छा, आप भी इस बात को नहीं पसंद करते? मैं भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन उस समय जब ये धारा चल रही थी तो उसके संग बह रहे थे। एक एक्टर का काम है धारा प्रवाह चलते रहना। अब हम भी कहते थे, हम भी बातें करते थे कि भाई इतना क्यों, एक कहानी को एक खूबसूरत अंत दे दो। लेकिन टीआरपी का जो चक्कर रहता है, आप समझते हैं, तो जो चल रहा है तो चल ही रहा है। लेकिन अब वो चीजें चेंज हो रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं बड़ी जल्दी और चेंज देखेंगे। इसके दो पहलू थे। एक तरफ जो आप लोग वही तो बनाते हैं, वही तो दिखाते हैं, वही तो गढ़ते हैं जो सामने देखा जा रहा है, जो पसंद किया जा रहा है। तो उस समय दर्शकों का टेस्ट था, अब धीरे धीरे करके ट्रेंड बदला। बिल्कुल ट्रेंड, और इस वजह से फिर इंडस्ट्री को बदलना पड़ा। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़े जो भगवान है वो तो इंडस्ट्री के लिए भगवान तो सिर्फ पब्लिक है ना। पब्लिक है, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं। वो जो चाहेगी वो तो होना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा जी। तो वो वक्त था, पब्लिक ने वो वक्त पसंद किया तो वो दौर चला। अब ये दौर है तो माशाल्लाह उसको बस समझना पड़ेगा, और समझ रहे हैं लोग इंडस्ट्री के। 87 में पहला ब्रेक मिल गया, 30 रुपए पर डे पे आप चले गए थे असिस्टेंट प्रोड्यूसर। बॉलीवुड की तरफ कैसे बढ़े थे जब एज एन एक्टर? मैंने बताया आपको, मोहल्ला मोहब्बत वाले से मेरा एज एन एक्टर। उसके बाद फिर आपको संजय लीला भंसाली साहब ने कैसे पिकअप किया? वो मोहल्ला मोहब्बत वाला जब देखा उन्होंने तो अमिता सहगल एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो, अनुराग कश्यप की फिल्म्स करती हैं वो। तो वो उनका फोन आया कि मैं तेरी फैन हूं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कह रही हैं। तो कहती है मुझसे मिलने आओ। मैंने तिग्मांशु धूलिया को कहा था ये कौन है, तो मैंने तब टिशु भाई का ही फोन आ गया, तिग्मांशु धूलिया सर का, कि भाई जाओ मिल लो उनसे, भाई तेरे को बुला रहे हैं, तू जाके मिल ले। तो मैं मिला तो उन्होंने कहा भाई ये है, ये करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, सिर्फ खड़ा खड़ा देख ही रहा था कि हाँ चलो यहाँ तक पहुंच गया। तो जो भी है वो तिग्मांशु धूलिया की वजह से है। उसको इंडस्ट्री में गॉडफादर एक वर्ड होता है, तो आप मानते हैं कि वो गॉडफादर है? गॉडफादर तो मैं नहीं कहूंगा, एक ऑनेस्ट वेल विशर। हाँ, वेल विशर है। आज भी जब मैं कभी परेशान होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ, तो मैं सबसे पहले तिग्मांशु धूलिया को ही फोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ कि भाई वो लोग क्या करूँ। तो उनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है। जब संजय लीला शाह भंसाली साहब की बात हो रही है तो पद्मावत का जिक्र हो जाना चाहिए। पद्मावती से वो पद्मावत तक पहुंच गई, उसके बावजूद भी बहुत सारी बंदिशें रहीं। देश में रिलीज तो हुई, लेकिन बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां की पब्लिक अब उसे देख नहीं पाई।
इस कंट्रोवर्सी पे कुछ कहना चाहेंगे इस मंच से? बहुत सी जगह रिलीज नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह वो रिलीज हो रही है। बस इतना ही कहूंगा, समझ जाएंगे सब लोग। बहुत ज्यादा नहीं कहना है। रिलीज हो रही है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। लेकिन क्या है ये, क्यों है? एक तरफ लोग अच्छा, एक डायरेक्टर ने, संजय भाई ने बहुत कोशिश करके, बहुत उम्मीदों से उस फिल्म को बनाया होगा। विरोध तब शुरू हो गया था जब उसे पूरी तरह देखा भी नहीं गया था। और क्या लगता है कि कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और लोगों को भी सोचना चाहिए ये क्यों बनी है, तो कम से कम कंट्रोवर्सी से बच करके कला को सामने ज्यादा रखना चाहिए? जहां तक मैं समझता हूं, पद्मावत के बाद अब हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर ये सोचेगा। जैसे कि अभी मैंने सुना था कि अजय देवगन साहब एक फिल्म कर रहे थे इसी तरह की जी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक। लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया है उसे, थोड़ा टाल दिया है, उस पर शायद दोबारा से रिसर्च। वही ना, अब सोचेंगे, मैंने वही कहा ना, सोचेंगे। अब 10 बार सोचेंगे, और ये सोचना ठीक भी है। अब जो भी चीज सामने लाएं, हर एक की भावनाओं को समझकर लाएं, ठेस ना लगे किसी को। और फिल्म को, वैसे मैं ये कहूंगा कि फिल्म को फिल्म की तरीके से देखें। आप बड़ा संभल के बोल रहे हैं। नहीं, संभलने वाली बात नहीं, बात यही है कि अगर, जैसे आपने कहा कि अगर पद्मावत के और बाद कोई फिल्म आती है तो अब सब सोच समझ के करेंगे, रिसर्च करो, प्रॉपर तरीके से सोचो उस सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद सामने लेके आओ। जी, सांवरिया और पान सिंह तोमर, मैंने 2 नाम चुन लिए आपकी डिटेल्स में से। सांवरिया को स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी फिल्म थी। बिल्कुल। संजय भंसाली साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर मैं पान सिंह तोमर की बात करूं तो बहुत रियलिस्टिक फिल्म, एक रियल कैरेक्टर पे बनी, और इरफान साहब की वजह से वो फिल्म बहुत बड़ी हाइट ले गई। बिल्कुल। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े कलाकार हैं इरफान साहब के लिए, अगर आपकी तालियां हो जाएं तो शायद इस मंच की चर्चा सफल होगी। मैं भी तालियां मार दूं भाई के लिए। श्योर, बिल्कुल आप मार सकते हैं। एक बहुत बड़े कलाकार जिनको बस देख के मन करता है देखते रहें। अभी हम सीरियल्स की बात कर रहे थे, तो ईश्वर करे कि इरफान साहब की फिल्मों की लेंथ बहुत हो जाए, क्योंकि हम उन्हें देखते रहना चाहते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई खड़ा है और आसानी से बातें कर रहा है। जिंदगी का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा आपके लिए वो? दोनों फिल्म की बात अगर मैं करूं तो मैं अपने आप को ज्यादा सहज पाता हूं पान सिंह तोमर जैसी फिल्म में। मतलब जो रियलिस्टिक रहे। और सिनेमा की बात अगर मैं कहूं तो मुझे अनुराग कश्यप साहब या तिग्मांशु धूलिया साहब, ये इस तरह का सिनेमा मुझे पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भंसाली जी के बारे में कुछ मतलब गलत सोच सकता हूँ, लेकिन ये सिनेमा मुझे ज्यादा पसंद है जी। और मैं पान सिंह तोमर का हिस्सा बना, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है। हाँ। शुक्रिया है उनका, तिग्मांशु धूलिया साहब का। लेकिन हिस्सा फिर भी जाकर के आप कुख्यात के तौर पर ही बने, वहां भी आपने हथियार ही बेचे। वहां भी हथियार ही बेचे मैंने। कहा ना शक्ल खराब है। शक्ल खराब है सर। थोड़ा सा बस प्रोग्राम को, अपने इस एपिसोड को, क्योंकि एक निश्चित टाइम लिमिट है। हाँ जी। लेकिन फिर भी क्या स्थिति है, अगर हम टीवी की दुनिया की बात करें, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, पहले पर्दे की, किसी जो भी जाते हैं अपने बहुत सारे सपनों के साथ, उन्हें वहां वो दुनिया मिलती कैसी है? देखिए, जो तैयारी के साथ नहीं आएगा उसको बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा, वहाँ का बहुत बुरा अनुभव होगा। लेकिन जो तैयारी के साथ आएगा, ये इंडस्ट्री हाथों हाथ अपनाती है, ये मैंने देखा है। ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी। अगर आज मैं जो भी हूँ वो इस इंडस्ट्री की वजह से हूँ, और जो बच्चा आना चाहते हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, उन सबके लिए एक ही बात, तैयारी के साथ आए। सपने देखना अलग बात होती है, सपनों को जीना अलग बात होती है। तो सपने जो देख रहे हो उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए तैयारी करें। बिना तैयारी के ना आए, बिना तैयारी के अगर आप आएंगे तो खो जाएंगे। ये इंडस्ट्री एवं ही नहीं है, इसको एवं ही मत लो, इसको एवं ही लेना बेकार है। ये बहुत प्यारी इंडस्ट्री है। जो भी कदम उठाएं, ठोस उठाएं। अगर जमना है तो आप में दम होना चाहिए। आप में दम होना बहुत जरूरी है, जज्बा होना चाहिए। वो लोग ना आए जो ये सोचे कि चलो यार देख लेते हैं, कुछ दिन देख लेते हैं, मौका बना तो कर लेंगे, वरना वापस आ जाएंगे अपने शहर। ये सोच लेकर ना आए।
हम ये कहते सोच हैं- लेकर नहीं गए थे। आप कहते हैं कि इंडस्ट्री बड़ी प्यारी है, बहुत लेकिन प्यारी। इसी इंडस्ट्री के बीच में से कास्टिंग काउच जैसे कुछ विलेन निकल आते हैं, ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता। मोलेस्टेशन जैसी कुछ चीजें निकल आती हैं। देखिए हर जगह हर इंडस्ट्री, आप इस इंडस्ट्री की बात करें ना, हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलते हैं, ये बात मानेंगे आप। सड़क पे लोग मिलते हैं, ये बात मानेंगे आप। अगर आप सड़क पे खड़े हो जाएं, सड़क पे कोई बच्ची खड़ी है तो भी वहां से लोग मिल जाएंगे। हर देश में ऐसे लोग होंगे जो खराब होंगे, तो क्या देश खराब हो गया? इसलिए हमारी इंडस्ट्री को ना बोलें, हर इंडस्ट्री की में हर तरह के लोग होते हैं। चुनना आपको है, देखना आपको है, आपकी नजर कैसी है। मारो चमाट घुमा के ऐसे लोग मिलते हैं तो हिस्सा क्यों बनते हो? कास्टिंग काउच वाली जो बात करते हैं ना, मैंने इतने सालों में मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना। मेरे आसपास के दायरे में जिन्होंने सुना, जिन्होंने अनुभव जिनका खराब रहा, तो उनके लिए यही राय है कि मौका ऐसा आता ही क्यों है जो ये बात उठे। रोड पे जब आप खड़े होते हो, किसी ने कुछ कह दिया तो थप्पड़ मारते हो ना घुमा के, कहते हो ना ये ऐसा बंदा है, ये ऐसा वहां भी इंसान कहिए। है। वहां पे भी कहिए, कर दीजिए सारा सरेआम। और वास्तव में अगर आप में हुनर होगा तो इन सब चीजों से ऊपर निकल करके वो बिल्कुल पहचान बना ही लेगी। बिल्कुल पहचान मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो आज प्रियंका चोपड़ा ना होती और दीपिका पादुकोण ना होती, हेमा मालिनी जी नहीं होती, बहुत सारे लोग नहीं होते। 57 साल की उम्र में आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस है कौन? आज के दौर की या पहले के जो दौर भी की? आपके बहुत नजदीक हो। मधुबाला। मधुबाला जी। हाँ जी, मधुबाला जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ देने वाली एक बहुत दुर्लभ अभिनेत्री मधुबाला जी। चलिए बस कार्यक्रम के समापन से पहले बस एक आखिरी सवाल। आज आप बहुत अच्छे से यहाँ पर रहे, हमारी मेजबानी आपने बहुत तहे दिल से स्वीकार की और बहुत समय दिया। आप बड़े सुकून के साथ आए और ईश्वर की यहाँ पर आपने उपासना आराधना भी की। इस ऑडिटोरियम में मैं मथुरा हूँ कि मंच की शूटिंग के दौरान जो अलग अलग एपिसोड्स शूट हो रहे थे, उनका भी आपने बड़ा बेतकल्लुफ होकर के आनंद लिया है। बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस लेकर के जाएंगे इस भगवान की नगरी का, इस नियो चैनल का, मैं मथुरा हूं का? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, मैं मथुरा हूं। वाह, इससे बड़ी क्या बात कहूं। और मैं, ये तीसरा मौका है यहाँ पे आने का। 2 बार मौका बना। मेरे मित्र हैं वेद भारद्वाज साहब, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं जी। हमारी टीवी इंडस्ट्री में, तो उनके द्वारा ही आना हुआ। और अब मैं बार बार आना चाहूंगा, बार बहुत बार। सुंदर। और हम बार बार आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, यहाँ की जनता भी तैयार रहेगी, क्योंकि आप उनके भले ही ग्रे एंड नेगेटिव शेड्स करते हो, लेकिन एक कलाकार के तौर पर आपके बहुत से चाहने वाले हैं दर्पण साहब। लेकिन बहुत अच्छे से आप रहे, आपने बहुत सहजता के साथ न सिर्फ हमारी मेजबानी स्वीकार की, बल्कि आपने खुद को हमारे अंदर ऐसे रमा लिया कि हमें लगता नहीं है कि आप कुछ अलग से हैं, आप वास्तव में मैं मथुरा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दर्पण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम का मैं समापन करूं उससे पहले मैं अपने नियो फैमिली से किसी सदस्य को इनवाइट करूंगा कि जो परंपरा हम निभाते हैं उसे फिर से निभाया जाए। ये मंच सिर्फ तभी खूबसूरत होता है जब यहाँ पर अच्छे दिल के और खूबसूरत सोच के लोग आते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे उम्दा इंसान दर्पण श्रीवास्तव इस मंच पर आए हैं। उन्होंने मैं मथुरा हूं को और विस्तारित किया है, यहाँ से लेकर के वो इसे बॉलीवुड तक पहुंच गए हैं। बहुत ही सहजता से सारी बातों का जवाब दिया। एक उम्दा कलाकार की जो निशानी होनी चाहिए वो सब कुछ उनमें नजर आई। और अब मैं बुला रहा हूं मेरे साथी मोहित चतुर्वेदी को कि वो आए और दर्पण भाई को यहाँ से मैं मथुरा हूं का ही एक स्मृति प्रदान करके उन्हें बहुत मधुर स्मृतियों के साथ विदा करें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन और यही शुभकामनाएं कि 57 साल का ये युवा अभी ऐसे ही चिर युवा बना रहे और बहुत सारी अपनी अदाकारी और कलाकारी का नमूना हम सबके लिए पेश करता रहे। तो ये थे हमारे साथ दर्पण श्रीवास्तव और ये था हमारा मैं मथुरा हूं का ये एपिसोड। एक नया एपिसोड, एक नई सोच, एक नई विचार श्रृंखला, एक नया मेहमान। इस सब के साथ फिर होंगे हम आपसे मुखातिब, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ,
मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।